दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ESIC-DD एग्जाम आने की चर्चाएं काफी तेज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 2026 में नोटिफिकेशन आएगी और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर 26 में नहीं आई तो 27 में नोटिफिकेशन पक्का आएगी, क्योंकि इस टाइम पर ESIC-DD में काफी वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों जो बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, जो लगभग 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं सर्टेन फील्ड्स में, वो ये जानना चाहते हैं कि सर क्या हमें इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर कुछ और वेट करनी चाहिए। अगर हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि भाई एग्जाम पक्का आ रहा है तो शायद हम प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन जनरेट करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोचें। बट अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो हमें कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को क्लैरिटी देना चाहूंगा कि भाई शुड यू स्टार्ट और अगेन वेट फॉर द प्रिपरेशन। तो वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग ESIC-DD एग्जाम की अच्छी खासी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको PYQs की काफी अच्छी एनालिसिस करनी पड़ेगी। और ये PYQs आप लोगों को कहां से मिलेंगे? हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को 2012 और 2022 के PYQs, जिनको आप विद आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारी आज की वीडियो का एजेंडा क्या है कि हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई करंट स्टेटस क्या है नोटिफिकेशन का, कब तक नोटिफिकेशन आ सकती है, कोई श्योरिटी है भी या नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि भाई अगर इस एग्जाम की हम प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो क्यों हमें जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो कौन से 3 कारण हैं जिनकी वजह से इसकी प्रिपरेशन हमें डिले नहीं करनी चाहिए। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई हम तो जॉब वाले हैं, हमारे पास टाइम नहीं ज़्यादा प्रिपरेशन करने का, तो हमें कैसे जॉब के साथ इस प्रिपरेशन को मैनेज करना है, थोड़ा इसके बारे में भी गाइड कर दीजिए। तो तीनों ही बातों को हम डिस्कस करेंगे। आप एंड तक वीडियो को पक्का देखिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भाई ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एक बहुत ही अच्छी लेवल 10 क्लास A पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर की। इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एग्जाम 2012 में हुआ था और उसके बाद 10 साल बाद 151 वैकेंसीज के लिए एग्जाम 2022 में कंडक्ट हुआ। देखो नोटिफिकेशन 2021 में आ चुकी थी, लेकिन एग्जाम नोटिफिकेशन आने के लगभग 10 महीने बाद जुलाई 2022 में कंडक्ट हुआ था। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जो ESIC में काम भी करते हैं या फिर जो ESIC से जुड़े हुए हैं कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे काफी नंबर ऑफ वैकेंसीज अराउंड 190 से लेकर 200 वैकेंसीज इस टाइम पर DR पोस्ट के थ्रू भरी जानी है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जानी है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। बट कुछ इंटरनल डिलेज की वजह से विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ये नोटिफिकेशन डिले हो रही है, अदरवाइज नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे इस टाइम पर करंट सिचुएशन क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ बताना चाहूंगा कि भाई अभी जो वर्क फॉर दी वैकेंसी आइडेंटिफिकेशन है ना, दैट इज अंडरगोइंग विद इन ESIC-DD। अभी ये जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है या फिर इसको फिल करने की रिक्वायरमेंट है वो ESIC-DD से बाहर नहीं गई है, मतलब UPSC के पास नहीं गई है। UPSC बेसिकली क्या है यहाँ पर? एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। जब ESIC-DD अपनी वैकेंसीज फाइनलाइज कर लेगा, कितनी पोस्ट भरनी है वो फाइनलाइज कर लेगा, तो वो एक रिक्वेशन सेंड करेगा UPSC को, जिसके बाद UPSC नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। तो अभी UPSC के पास कोई गेम नहीं है। तो यहाँ पर सारी की सारी जिम्मेदारी अभी ESIC-DD की है कि भाई आप पहले तो वैकेंसी आइडेंटिफाई कर लो और फिर रिक्वेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दो। ये प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। रिक्वेशन प्रोसेस बेसिकली क्या है कि एक रिक्वेस्ट प्रिपेयर करनी विच इज टू बी सेंड टू UPSC कि भाई अब आप इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम को कंडक्ट करवा दो। तो रिक्वेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो उसके लगभग 6 मंथ बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अभी क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम आप लोगों के पास है बिफोर द नोटिफिकेशन। मतलब यहाँ पर अगर कोई मुझसे पूछे कि सर अगले 6 महीनों में नोटिफिकेशन आ रही है, नहीं, अगले 6 महीनों में आने के चांसेस बहुत बहुत ही माइन्यूट है। ठीक है, 99% चांस है कि अगले 6 महीने में नोटिफिकेशन ना आए। तो यहाँ पर ये क्लियर सिचुएशन आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, अब ये किस बेसिस में कह रहा हूं मैं आपको बता देता हूं कि रिक्वेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। रिक्वेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो लगभग 2-3 महीने बाद रिक्वेस्ट UPSC को जाती है। रिक्वेशन के बाद UPSC लगभग 2-3 महीने बाद नोटिफिकेशन रिलीज करती है और फिर एग्जाम डेट आती है। तो यहाँ पर आपके पास काफी अच्छा टाइम है अभी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने का। बट दोस्तों कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है और हम अपनी प्रिपरेशन को डिले करते रहते हैं। तो क्या वो इस टाइम पर सही रहेगा प्रिपरेशन को डिले करना? हम समझते हैं कि भाई नहीं, इस पर्टिकुलर टाइम पे प्रिपरेशन को डिले करना नहीं सही रहेगा। एंड व्हाई यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, उसके 3 कारण है। पहला कारण बहुत क्लियर है कि भाई सिलेबस ESIC-DD का काफी वास्ट है। अगर आप इसको कंपेयर करो APFC एग्जाम के सिलेबस से, EOAO एग्जाम के सिलेबस से, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम के सिलेबस से, लेबर इन्फोर्समेंट एग्जाम के सिलेबस से, तो ये सिलेबस सबसे ज्यादा है। अगर आप इस एग्जाम के सिलेबस को तोड़ेंगे तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर आप लोगों को वो कंपोनेंट्स जो लगभग हर एग्जाम में आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर देखने को मिलेगा। फिर आप लोगों को GS कंपोनेंट जो कि UPSC लेवल के यहाँ पर आते हैं, इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे।
और फिर आपको स्पेशल कंपोनेंट्स जो एपीएफसी एग्जाम में भी थे बट उनसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पर हैं, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआरएम, आरटीआई एक्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर अवेयरनेस, तो वो कंपोनेंट्स भी आपको प्रिपेयर करना। तो सिलेबस यहाँ पर छोटा मोटा नहीं है, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है जिसको प्रिपेयर करने में एक बार एटलीस्ट आपको 6 महीने का टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा। वो भी तब 6 महीने जब आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा हो। अदरवाइज अगर कोई बिगनर है जिसने इससे पहले किसी मेजर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रखी है तो आपको एटलीस्ट 6 से 8 मंथ लग सकते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने में। रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम आप अलग लगा लीजिए। तो यहां पर इसलिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट जल्दी कर देनी चाहिए। एंड दोस्तों अगर मैं आप लोगों की बात करूं जो कि जॉब के साथ इस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पास 6 से 8 महीने नहीं, लगभग 10 से 12 महीने आप डिवोट करेंगे तब जाके सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि आप दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम जॉब के साथ 3 से 4 घंटे ही डिवोट कर पाएंगे। तो यहां पर मैं जब 6 महीने की बात करता हूं कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं ये अज्यूम करके बात करता हूं कि आपको 6 घंटे डेली दोगे तब जाकर 6 महीने लगेंगे। लेकिन आपके पास 6 घंटे पर डे नहीं है, आप लोग बिजी हैं, जॉब के साथ मैनेज करना बहुत टफ है, तो आपको 3-4 घंटे भी अगर आप डेली दोगे तो 10 से 12 महीने लग सकते हैं पूरा सिलेबस एंड टू एंड प्रिपेयर करने में। तो इतना टाइम ही है बस आपके पास। अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो आप बाद में चीजें कंप्रोमाइज करना शुरू कर दोगे। ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि भाई पेपर क्वालिटी आता है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर आपको बहुत सिंपल, इजी और या फिर आपको मतलब लिमिटेड प्रिपरेशन के साथ अच्छा स्कोर करने का मौका मिलने वाला है। नहीं, पेपर क्वालिटी होगा। आप लोगों ने शायद एपीएफसी का पेपर दिया होगा, तो वैसा ही पेपर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। आपकी डेप्थ इन डिफरेंट कंपोनेंट्स चेक करी जाएगी। जितना अच्छा जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसने अच्छे मार्क्स लाने की उसकी काबिलियत चेक होगी, और यहाँ पर वही बच्चा स्कोर अच्छा कर भी सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा थोड़ी सी बहुत प्रिपरेशन करके एग्जाम में अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। और अगर आप कट ऑफ भी देखेंगे लास्ट टाइम की तो दैट इज क्वाइट हाई, तो आपको बहुत अच्छी मेहनत ही यहाँ पर करनी पड़ेगी। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपटीशन बढ़ रहा है, हर बार कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर हम देखें कि भाई कितने ही लोग होंगे जिनकी 3 साल की जॉब की जो है एक्सपीरियंस होगी और जिन्होंने इस पर्टिकुलर फील्ड में ही काम करा होगा, तो हम अपने आप को लीनियंट बना देते हैं कि यार बहुत कम लोग होंगे, शायद 5,000, शायद 10,000। दोस्तों 2012 में 4500 लोग पार्टिसिपेट कर चुके थे इस एग्जाम में, मतलब फॉर्म तो ज्यादा लोगों ने भरा था लेकिन 4500 लोग एग्जाम देने गए थे। तो अगर मैं आपको रफली बताऊं तो हम ये मान के चलते हैं कि यूपीएससी एग्जाम्स में 30 से 35% अटेंडेंस होती है। तो अगर 4500 लोगों ने फॉर्म जो है पेपर दिया है, पेपर देने पहुंचे हैं, तो लगभग 12,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। 2022 में जब लास्ट टाइम ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो वहां पर 13,555 लोग पेपर देने गए हैं। तो यहाँ पर फॉर्म लगभग 30 से 35,000 लोगों ने भरा होगा। तो दोस्तों हर बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब क्योंकि आप लोगों को जो है इस एग्जाम की अवेयरनेस हाई देखने को मिल रही है, आप लोगों को इस एग्जाम में जो है लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते देख रहे, तो अगली बार भी नंबर कम नहीं होने वाला है। 2026-27 में जब भी नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पर मुझे काफी जो है श्योरिटी है कि ये नंबर 20,000 क्रॉस करने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को इस एग्जाम की अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अच्छी तैयारी करनी चाहिए। और दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पर आप फ्री माइंड का मतलब क्या, विदाउट एनी प्रेशर, कोई टाइम की घंटी नहीं बज रही कि भाई 2 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने बाद एग्जाम है, उस प्रेशर के बिना आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। दोस्तों जब भी हम प्रेशर के बिना तैयारी करते हैं तो हम डेप्थ में भी पढ़ते हैं और थोड़ा खुले दिमाग से हमारे माइंड में जाता भी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको विदाउट प्रेशर बढ़ना है एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब बात आती है कि सर करें कैसे। आपने बता दिया कि भाई करना जरूरी है, लेकिन करें कैसे। अब देखिए कैसे कर सकते हो। पहली बात तो आपको अपनी करंट सिचुएशन देखनी है कि भाई आप जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाल रहे हो और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाल रहे हो। 9, 8, 10, 12 इतने घंटे आप जॉब पे भी काम करते हो, फिर घर जाके घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिनकी शादी हो रखी है उनकी वाइफ, फैमिली, बच्चे, और जिनकी शादी नहीं भी हो रखी है उनकी भी अलग जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप को संभालना। तो यहाँ पर आपके पास टाइम बहुत कम है प्रिपरेशन करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम तो कम है ही है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट कि ना तो एनर्जी है और ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन क्यों नहीं है? मोटिवेशन इसलिए नहीं क्योंकि भाई ऑलरेडी हम कमा रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैनेज्ड है। और दोस्तों जब हम अगर अपने आप को 21-22 का देखें जहां पर जॉब नहीं होती और रिश्तेदारों के प्रेशर पड़ने शुरू होते, तो उस टाइम पर एक नेचुरल मोटिवेशन आती है यार कुछ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे लाइफ तो नहीं चलने वाली। तो यहाँ पर लाइफ तो चल रही है, उसके बावजूद मोटिवेशन जनरेट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पर आप लोगों को मोटिवेशन इंटरनली ही जनरेट करनी पड़ेगी। आप लोगों के टेबल के सामने या फिर आपके फोन के वॉलपेपर पे क्लियरली लिखा होना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएससी डीडी एग्जाम। कितना जरूरी है ये एग्जाम आपके लिए फोड़ना। किसी के लिए
बॉस का चेहरा एक मोटिवेशन बन सकता है, किसी के लिए अभी की सैलरी एक मोटिवेशन बन सकती है, किसी के लिए रुकी हुई प्रमोशंस मोटिवेशन बन सकती हैं। तो जो भी आपका कारण है ना, उसको इतना स्ट्रांगली अपने माइंड में घुसा लीजिए कि आप इंटरनली मोटिवेट होकर विदाउट एनी ब्रेक कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते रहें। ठीक है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अब दोस्तों कैसे अप्रोच करना है, देखो आप लोगों को पहले तो एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू करना चाहिए और आपको पीवाईक्यूज एटलीस्ट 2 सालों के 2012 और 22 के जो हम आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहे हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको डाउनलोड करके एनालाइज करने चाहिए। आपको देखना चाहिए कि भाई आरटीए एक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। पबमेड जो कि सिलेबस में मेंशन कर रखा है, क्या उससे क्वेश्चन आया भी है नहीं आया है। जनरल साइंस कितना इंपॉर्टेंट है, तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर लिमिटेड मेहनत करके हम हाई रिटर्न ले सकते हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमें पक्का ही टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको हमें प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना चाहिए, वो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने करंट स्टेटस के हिसाब से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना करंट स्टेटस जो है वो जानना है कि भाई अगर मैं आज ये पेपर को देखूं तो मैं किस लेवल पे खड़ा हुआ हूं और इस पर्टिकुलर लेवल को मीट करने के लिए अभी मुझे कितना गैप ब्रिज करना है। क्लियर है। दूसरी बात कि आपको अपनी प्रिपरेशन को अपनी सिचुएशन के हिसाब से 3 पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पोर्शन कि भाई मुझे जॉब पे जाने से पहले कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, फिर मुझे क्या ड्यूरिंग जॉब भी पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ना चाहिए तो क्या पढ़ना चाहिए, और क्या मुझे जॉब से आने के बाद भी पढ़ना चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद कि भाई मुझे डेली कम से कम 2 घंटे विदाउट मिस प्रिपरेशन पे देने ही देने हैं। अब ये 2 घंटे एक साथ देने हैं या फिर डिवाइड करके देने हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। देखो मेरे अकॉर्डिंग यू हैव टू डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू 3 पार्ट्स। बिफोर जॉब, जॉब पे जाने से पहले, आफ्टर जॉब, जॉब पे आने के बाद, एंड ड्यूरिंग जॉब। अब ये डिवीजन की बात मैंने क्यों करी, कुछ लोग कहेंगे कि सर एक बार लगातार टाइम दे देते हैं, क्या इस प्रिपरेशन को पूरे दिन खिलार के रखें। तो बात यह है कि आप 2 घंटे डेली जब भी देने की कोशिश करोगे तो आप 3-4 दिन तो दे दोगे, लेकिन 5वें 6ठे दिन आपके पास कोई और ना कोई एक्सक्यूज आ जाएगा। लेकिन जब आप मल्टीपल शिफ्ट में पढ़ते हो तो आप अगर एक शिफ्ट भी कंप्लीट कर लेते हो एक पर्टिकुलर डे की, तो भी आपकी रिदम बनी रहेगी। तो यहां पर मल्टीपल शिफ्ट इसलिए जरूरी हैं। दूसरी बात कि आपकी जो एनर्जी लेवल है, आपकी जो प्रिपरेशन करने की कंसंट्रेशन है, आपकी जो प्रिपरेशन करने की इंटेंसिटी है, वो थ्रू आउट द डे सेम नहीं रहने वाली है। जो आप सुबह पढ़ेंगे वो आप एक अच्छे दिमाग, रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ेंगे। जो आप शाम को पढ़ेंगे थोड़े थके हुए माइंड के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा और भी प्रेशर होगा और भी कामों की जिम्मेदारी होगी, तो वहां पर एक अलग कंसंट्रेशन रहेगी जो कि लिमिटेड होगी इन सेंस। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन डिवाइड इसलिए कर लेनी चाहिए। और मॉर्निंग में आपको वो कंपोनेंट्स जनरली पिक करने चाहिए फॉर 1 आवर मिनिमम। ठीक है, 1 आवर आप कैसे निकालेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है, और क्यों निकालेंगे, क्योंकि भाई आपको जॉब शिफ्ट करनी है। तो 1 आवर आपको एक टेक्निकल या फिर एक जो है डिफिकल्ट कंपोनेंट पिक करना चाहिए जहां पर आप लोगों को हाई कंसंट्रेशन की जरूरत पड़े। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, पॉलिटी, हिस्ट्री, भाई बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे नंबर हैं, समझना पड़ेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपने कभी नहीं पढ़े हुए हैं, तो उन कंपोनेंट्स को आप मॉर्निंग में पिक कर लीजिए। 1 घंटा डेली अगले 6 महीने आप इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। दिन की भी बात बाद में करते हैं। आफ्टर जॉब से आने के बाद आप क्या है, थके हुए हैं भाई, परेशान हैं, बॉस ने डांट दिया, कुछ भी हुआ। अब यहां पर आपको इजी सब्जेक्ट पिक करना चाहिए जहां पर आप लिमिटेड कंसंट्रेशन के साथ भी चीजों को कवर कर सकते हैं। लाइक आरटीए एक्ट थोड़ा इजी है, नंबर जरूर है, बट आप 3-4 दिन भी अगर यहाँ पे लगा देंगे इस पर्टिकुलर एक्ट में तो आप इसको एंड टू एंड कवर कर पाएंगे। जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, इनको आप इवनिंग में पिक करिए। एंड दोस्तों अब आता है बात ड्यूरिंग जॉब की। देखो ड्यूरिंग जॉब में कुछ लोगों की जॉब ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बट जो कि गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं उनको लगभग दिन में 1 घंटा ड्यूरिंग जॉब मिल सकता है। अगर मैं टी ब्रेक, सुट्टा ब्रेक, लंच ब्रेक को इंक्लूड कर लूं, जहां पर आप पढ़ सकते हैं। इवन आप अपने ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे भी पढ़ सकते हैं, जब आप कम्यूट कर रहे हैं फ्रॉम घर टू जॉब या फिर जॉब टू घर, तो यहां पर आप लोग उन चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने क्वांट बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रखा है, आपने रीजनिंग बहुत अच्छी प्रिपेयर कर रखी है, आपने इंग्लिश प्रिपेयर कर रखी है, आपने जो है करंट अफेयर आपने पढ़ने हैं, तो ये टाइम आप ड्यूरिंग जो है जॉब जो है पिक करिए। और यहाँ पर आप जैसे कोई स्टडी IQ की वीडियो या फिर किसी भी और करंट अफेयर की वीडियो आपने लगा ली अपने जो है गाड़ी के डैशबोर्ड पे, अपने फोन पे, और वो सुनते आए आप अपनी जॉब के दौरान, तो ऐसा काम आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। चीजें टफ जरूर है, ठीक है, मेरे लिए यहाँ पे खड़े होकर बोलना आसान है कि आप ऐसे ऐसे मैनेज कर लीजिए, बट आपको ही डेली प्लान करना पड़ेगा, आपको ही डेली एनर्जी लेकर आनी पड़ेगी कि यार मुझे करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये एग्जाम फोड़ने का जो है चांस काफी हाई हो जाएगा अगर आप डेली पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अंधों में काने राजा अगर बन गए तो भी आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मोटिवेशन जनरेट करनी पड़ेगी। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर मैं समराइज करता हूँ पूरी सिचुएशन को कि भाई एग्जाम में अभी 6 महीने का टाइम तो एटलीस्ट है, बट आपको 6 महीने की वेट ना करके प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए।
और आपको अपनी प्रिपरेशन को जॉब के साथ मिनिमम 2 घंटे डेली देके मैनेज करना चाहिए। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।